दो देश तुर्की और सीरिया दोनों पर ही आपदा की मार पड़ी है और दोनों ही देशों से आ रही है भूकंप से मारे गए लोगों के दिल दहलाने वाली दास्तान और बर्बादी की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें। दोनों ही देशों को मदद पहुंचाने में दुनिया के कई देश जुटे हैं, लेकिन आपदा के बाद राहत पहुंचाने में कुदरत अब भी आड़े आ रही है। भूकंप में जिनका घर बार गया है वो अब बर्फ और ठंड की मार झेल रहे हैं और मलबे में फंसे अपनों के बचाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। कवर स्टोरी में आज इसी की कवरेज। लगभग 5,000 की मौत, हजारों घायल, अब तक 8,000 को बचाया गया और हजारों अब भी मलबे में दबे हुए हैं और उन्हें बचाने की जद्दोजहद में जुटे लगभग भारत समेत 65 देश। और इसके साथ ही लगे हुए हैं 14,000 लोग भी राहत बचाव कार्य में। एक एक जान कीमती है और उन्हें बचाने का वक्त भी कीमती है, क्योंकि जैसे जैसे देर होगी कई औरों की जान भी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि मलबे में दबे लोगों में से ज्यादातर बच्चे हैं। तुर्की और सीरिया के कई इलाकों में सोमवार को भूकंप के जबरदस्त झटकों के बाद कई आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए और अभी उन लोगों का कोई आंकड़ा नहीं है जो भूकंप के बाद से लापता हैं, जिनके मलबे में दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। मुश्किल अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या आने वाले दिनों में 8 गुना तक बढ़ सकती है। इस बीच मलबे में से एक फुटबॉलर को भी निकाल कर बचाया गया। घाना के रहने वाले एत्सु तुर्की के एक क्लब के लिए खेलते हैं, उन्हें बचाया गया। और दिन की रोशनी में राहत और बचाव कर्मी तेजी से काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हैं। भूकंप की वजह से कई इमारतें गिरी हैं और बड़ी संख्या में लोगों को रात आसमान तले खुले में बितानी पड़ी है। देखिए बीबीसी संवाददाता मरियम मुशीरी की ये रिपोर्ट। समय बहुत कम है और कई जानें बचाना है। सीरिया के सिविल डिफेंस ग्रुप व्हाइट हेलमेट्स ने अहमद को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उनका कहना है कि अलेप्पो के उत्तर में अहमद के परिवार का घर भूकंप की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया है। सीरिया जंग की वजह से पहले से बदहाल है। यहाँ लाखों लोग शरणार्थी बनकर रह गए हैं। अहमद उन्हीं में से एक है। यहाँ भूकंप के बाद लाखों लोग खौफ के साए में जी रही हैं। मेरी बीबी अभी भी वहाँ है। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अब शायद वो जिंदा नहीं होगी। 7.8 तीव्रता का पहला भूकंप सोमवार तड़के आया, जिसका केंद्र तुर्की के शहर गाजियनटेप में था। 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप उत्तर में दोपहर के वक्त आया। तुर्की, सीरिया, लेबनान, साइप्रस और इजराइल में रहने वाली बड़ी आबादी ने इन झटकों को महसूस किया। जो किसी तरह बच गए वो अब राहत और बचाव कर्मियों पर निर्भर हैं। उन्हें अब पड़ोसी, दोस्त, यहाँ तक कि अजनबी सभी से मदद की दरकार है। कोशिश हो रही है कि मलबे में दबे लोगों तक थोड़ा पानी पहुंच जाए। दुनिया भर से इमरजेंसी टीम्स यहाँ मदद के लिए पहुंची हैं। मलबे में दबे लोगों की खोज जारी है। जिंदा बचे लोगों के लिए आश्रय की व्यवस्था की जा रही है। कई लोग अभी तक लापता हैं। ये बच्ची पूछ रही है कि उसकी माँ कहाँ है। जिंदा बचे लोगों में से कई इस समय बेघर हैं। सुबह तक हम यहाँ भीगे और सर्द रहेंगे। हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हमारे पास बिस्तर तक नहीं है। मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश जारी है और राहत कर्मियों को उन लोगों की गिनती भी करना है जो यहाँ जबरदस्त भूकंप में मारे गए हैं। भूकंप प्रभावित इलाकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचनी शुरू हो गई है। जर्मनी की टीमें उन डॉग्स के साथ पहुंची हैं जो मलबे में दबे लोगों को ढूंढने में माहिर हैं। उन्हें गाजियनटेप के आसपास तैनात किया गया है, जो भूकंप का केंद्र था। वहीं भारत ने भी अपनी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के 1,000 से अधिक जवानों को तुर्की भेजा है। साथ ही मेडिकल और मानवीय मदद भी भेजी है। इधर कतर बेघर हुए लोगों के लिए टेंट्स और फील्ड में बनाए जाने वाले हॉस्पिटल्स का इंतजाम कर रहा है।
लेकिन प्रतिबंधों की वजह से सीरिया तक इतनी मदद नहीं पहुंच पा रही है जितनी तुर्की तक पहुंच रही है। हालांकि उसके कुछ सहयोगी जैसे कि ईरान और इराक ने वहां मदद भेजी है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उनके सैनिक राहत और बचाव कार्य में सीरिया की सरकार की मदद कर रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उत्तर पश्चिमी सीरिया में भूकंप से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और कुछ अन्य वजहों से मदद पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं। रिफ्यूजी इंटरनेशनल के हार्डिंग लेंग का ये कहना है। सीरिया में हालात, खास तौर पर उत्तर पश्चिमी हिस्से में हालात बहुत खराब है। यहाँ 10 साल चली जंग ने बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया था, जिससे आम लोगों की हालत बड़ी खराब हुई। उत्तर पश्चिम सीरिया में 40 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्हें पहले से ही मानवीय मदद की जरूरत थी। लाखों लोग विस्थापित हुए थे जो तंबुओं में रह रहे थे। वहाँ मदद का सिर्फ एक जरिया रहा है और वो है संयुक्त राष्ट्र। लेकिन इस साल संयुक्त राष्ट्र ने भी सीरिया के लिए पहले से कम आर्थिक मदद की अपील की थी, और यही वो लोग हैं जिन पर भूकंप की सबसे अधिक मार पड़ी है। सीरियाई सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों में भी भूकंप से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। वहाँ मदद की अधिक जरूरत होगी। वैसे सीरियाई सरकार का मानवीय मदद के मामले में रिकॉर्ड खराब रहा है। उत्तर पश्चिम सीरिया में व्हाइट हेलमेट्स जैसे समूह काम कर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में वहां के लोगों के लिए व्हाइट हेलमेट्स जैसे ग्रुप ही मदद के लिए पहली उम्मीद है। और तुर्की और सीरिया दोनों ही देशों के सुदूरी इलाकों में मदद पहुंचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। भूकंप के कारण वहां कई सड़कें टूट चुकी हैं। भारी बारिश और बर्फ ने दिक्कतें बढ़ा दी हैं। इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी के मिडिल ईस्ट संवाददाता टॉम बेटमैन। ये है अडान और सर्द तूफान ने इस पूरे इलाके में मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसका मतलब है कि राहत और बचाव दलों के लिए काम करना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इससे उन लोगों की जान के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है जिन्हें मदद की फौरन जरूरत है। बार बार आए झटकों की वजह से यहाँ कई लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। उनके घरों को भी काफी नुकसान पहुँचा है। लोग आसमान के नीचे सो रहे हैं। 10-10 मंजिला इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। राहत और बचाव कर्मी अपने हाथों से मलबा हटाकर उसमें दबे लोगों को खोज रहे हैं। ड्रिल करना भी विकल्प है, लेकिन इससे मलबे में दबे लोगों के लिए खतरा और भी बढ़ सकता है। और सीरिया में सरकार ने विद्रोहियों के इलाके में राहत बचाव पहुंचाने से रोक लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमैनिटेरियन संस्था ने कहा है, ऐसे वक्त में राजनीति नहीं होनी चाहिए।